हे दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ फिर से इंडियन ज्योग्राफी का एक नया लेक्चर लेके लेके लेक्चर नंबर 5, हिमालय। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिमालय कहाँ से शुरू होता है, इसका विस्तार कितना है, इसमें कितनी पर्वत श्रेणियाँ आती है, वगैरह वगैरह। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं इसे 2 से 3 टुकड़ों में 2 से 3 लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिमालय अध्याय 5 हिमालय पढ़ेंगे आज अपन। तो हिमालय का जो विस्तार है वह पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार वाली सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार वाली सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। ये देखिए, हिमालय जा रहा है पूर्व से। यहाँ मैं डाल देता हूँ डायरेक्शन। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो दिख रहा है दोस्तों हमें, ये हिमालय जो चल रहा है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है। ये इधर पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है। तो यह पूर्व से पश्चिम वाली सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। अब क्वेश्चन उठता है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार वाली पर्वत श्रेणियाँ ये रही: रॉकी, एंडीज, यूराल तथा आल्प्स पर्वत। और बहुत सारी है लेकिन मेन ये है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आती है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आती है। एंडीज पर्वत श्रेणी भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आती है। और इसका विस्तार कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऐसा है, ऐसा विस्तार है। और अपने हिमालय का कैसा विस्तार है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसा है। ठीक है। यूराल पर्वत श्रेणी जो आती है वो यूरोप में 8 देशों के अंतर्गत आती है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी रूस के अंतर्गत आती है। तो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। तो चलो शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। ये रही हिमालय पर्वत श्रेणी, बना दी है मैंने, जो भारत में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसके अंतर्गत मैंने ये पर्वतों के लिए रेखा का खींच दी है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है वह है नंगा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी चोटी के बाद में हिमालय जो है वो दक्षिण में पाकिस्तान में मुड़ जाता है, जिसे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहते हैं। और एक सुलेमान पर्वत भी आता है, ये लिख दिया है सुलेमान पर्वत, ये भी पाकिस्तान में। और ये हिमालय का पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ है, मतलब दक्षिण में यहाँ पर हिमालय मुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। तो हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है, ये देखिए हिमालय जा रहा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। ये कहाँ आती है? ये तिब्बत में आता है। नामचा बरवा जो शिखर है वो तिब्बत में आता है। और इसके बाद में हिमालय दक्षिण में मुड़ जाता है। इस प्रकार से मुड़ जाता है तो यह म्यांमार में प्रवेश कर जाता है, दक्षिण में मुड़कर। तो म्यांमार में इस हिमालय को क्या कहते हैं? अराकान योमा हिमालय। और ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है। और तिब्बत के पठार के उत्तर में तिब्बत में ही क्यूनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे फैक्ट्स, लिखेंगे हिमालय के बारे में फैक्ट्स। जो मैंने अभी पढ़ा है वही लिखेंगे। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, अभी पढ़ा हमने, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, तिब्बत में स्थित है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई या पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी जो मैंने पढ़ा है, पश्चिम में जो दक्षिणवर्ती मोड़ है, पश्चिम का जो दक्षिणवर्ती मोड़ कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? सुलेमान पर्वत आता है और हिंदुकुश पर्वत। ये है दक्षिणवर्ती मोड़ पश्चिम में। और हिमालय का जो पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ है उसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है? मिजोरम में मिजो पहाड़ी भी आती है, यहाँ पर मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी आती है, यहाँ पर नागालैंड में नागा पहाड़ी, यहाँ पर पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर। और अराकान योमा जो मैंने बताया है अभी, ये म्यांमार में आता है। ये सारे दक्षिणवर्ती मोड़ हैं। पूर्वी दक्षिणवर्ती मोड़ कौन कौन से हैं? मिजो पहाड़ी मिजोरम में, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, पटकोई बूम जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश में, अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में।
पटकोई बूम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फैक्ट से संबंधित बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम हिमालय का निर्माण जो है वो मीसोजोइक कल्प में हुआ था, मीसोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का शब्द है, आगे हम पढ़ेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दूंगा, उसमें मीसोजोइक महाकल्प में हुआ था। अब हिमालय निर्माण के जो 2 सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रचलित है। हिमालय या फिर कोई भी पर्वत का जो निर्माण होता है उसके लिए 2 सिद्धांत जो है वह प्रचलित है। वैसे तो सिद्धांत कई हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्यता इन 2 सिद्धांतों को ही प्राप्त है, जिसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कोबर्स जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। और दूसरा जो है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसने दिया था इसे? हैरी हेस ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इंग्लिश में बोलेंगे इसे। और भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था। अब थोड़ा सा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में और पीसीएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये रहा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के लिए मैं डायग्राम लेकर आया हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा। भूसन्नति किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। भूसन्नति या भू अभिनीति एक ऐसा गर्त जो कम सकरा व कम गहरा होता है। ये दिख रहा है आपको? एक ऐसा गर्त जो कम सकरा और कम गहरा होता है और जल से भरा हुआ होता है तथा दोनों ओर दृढ़ भूखंड से घिरा हो, भूसन्नति कहलाता है। एक ऐसा गर्त जो जल से भरा हुआ हो, कम गहरा और कम सकरा हो तथा दोनों ओर दृढ़ भूखंड से घिरा हुआ हो। दृढ़ भूखंड क्या होते हैं? जो चट्टान से निर्मित होती है ज़मीन जो हमारी, उसे कहते हैं दृढ़ भूखंड। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये तालाब भी समझ लीजिए जिसके दोनों ओर चट्टानें हों, तो इसको कहते हैं भूसन्नति। तो आगे कोबर महोदय कहते हैं कि भूसन्नति में धीरे धीरे समय के साथ साथ अवसादों का भराव होता है या जमा होता है। अवसाद क्या होते हैं? अवसाद जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं उन्हें अवसाद बोला गया है कोबर ने। तो ये अवसाद कैसे आ जाते हैं? भूसन्नति के अंदर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और एक के ऊपर एक परत के रूप में जम जाते हैं और कड़े होने लग जाते हैं और चट्टान के रूप में बन जाते हैं। ये चट्टान बनने लग जाते हैं अवसाद। अवसाद कैसे आते हैं? भूसन्नति के अंदर हवा से उड़कर या फिर नदियों द्वारा, जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है उसे अवसाद कहते हैं। और वो सारा जमा करने लग जाते हैं कहाँ पर? भूसन्नति के तल में धीरे धीरे भरने लगते हैं इसको। और जो दृढ़ भूखंड थे उन्हें कोबर ने क्या नाम दे दिया? अग्रदेश। दोनों ओर के जो दृढ़ भूखंड थे उन्हें ही कोबर ने अग्रदेश नाम दिया। ठीक है, तो समय के साथ साथ धीरे 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 ये हमारी जो भूसन्नति रहती है वह अवसाद से भर जाती है, पूरी भर जाती है। जब ये पूरी भर जाती है तो इसमें स्वतः ही नीचे की ओर दबाव लगता है, धसान लगता है। जब भी हम इसे भर देंगे तो ये खुद में ही धंसने लगेगी नीचे। ये जब चट्टानें बन जाएगी, अवसाद जो है वो चट्टान का रूप ले लेगा और धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव लगाएगा, नीचे की ओर धसान महसूस होगा भूसन्नति को स्वयं में। तो नीचे की ओर दबाव लगने लगता है, किससे? अवसाद के कारण। तो इससे क्या होता है? जो दोनों अग्रदेश रहते हैं वह भूसन्नति की ओर दबाव लगाते हैं दोनों ओर से। जैसे ही ये पृथ्वी की एक मैंने नहीं बताया, ये कोबर ने बताया कि जब पृथ्वी पर नीचे की ओर दबाव लगता है तो वह स्वयं ही संकुचित होने लगती है। संकुचित मतलब सिकुड़ने लगती है। तो जब नीचे की ओर दबाव लगता है भूसन्नति में तो उसके दोनों ओर के अग्रदेश जो दृढ़ भूखंड थे, दृढ़ पिंड थे, वो भूसन्नति पर दबाव लगाते हैं, जिससे अवसाद, जो भूसन्नति पर में अवसाद जमा है उस पर दबाव लगने लगता है या फिर भूसन्नति पर दबाव लगने लगता है, जिससे जो वो अवसाद जो होता है वह अवसाद में वलन पड़ने लगते हैं और वलन पड़कर अवसाद ऊपर की ओर फैल जाता है। ये देखिए, ये फैल गया है और इसी प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। ये जो वलन पड़ गया, मोड़ पड़ गया, वलन मतलब मोड़,
यह जो मोड़ पड़ जाते हैं इनसे ही पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये। तो इससे जो वलन पड़ते हैं वो वलन कहाँ पर पड़ते हैं, भूसन्नति के किनारों पर पड़ते हैं। ये देख लीजिए, ये भूसन्नति है हमारी, इसके किनारों पर पड़े हैं, इसके भी किनारों पर पड़े हैं वलन। और बीच का जो एरिया रहता है वो समतल सपाट रहता है, जो पठार का निर्माण करता है। ये पठार हो जाता है और राइट साइड में पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है, तो हिमालय, अब वापस हिमालय को देखते हैं हम। ये हिमालय है हमारा, ये बीच में तिब्बत का पठार है और एक तरफ है क्यूनलून पर्वत। तो माना जाता है हिमालय का अध्ययन करने से यह पता चला है कि इसमें हिमालय में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वह समुद्री थे। तो इससे ये पता चला कि जहाँ पर कभी हिमालय खड़ा है वहाँ पर कोई भूसन्नति थी, जिस भूसन्नति का क्या नाम दिया है, इस भूसन्नति को नाम दिया था टेथिस सागर। टेथिस सागर इधर लिख देता हूँ मैं, टेथिस सागर। तो आज जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, जिसके दोनों ओर क्या थे, अग्रदेश थे या दृढ़ भूखंड थे। तो समय के साथ साथ टेथिस सागर में अवसाद का जमा होता गया, जिससे नीचे की ओर दबाव लगना शुरू हो गया और उसके दोनों ओर के दृढ़ भूखंड टेथिस सागर की ओर खिसकने लगे, जिससे टेथिस सागर में वलन पड़ गया। वलन मतलब मोड़ पड़ गए, टेथिस सागर के कोनों पर मोड़ पड़ गए, जिससे एक तरफ तो किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया, और दूसरी तरफ किसका निर्माण हुआ, क्यूनलून पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और बीच में क्या है, तिब्बत का पठार, एक समतल सपाट जो मैदान बन गया उसे तिब्बत का पठार बोल दिया। ये देखिए दिख रहा है आपको, तिब्बत का पठार। अभी जैसा मैंने समझाया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, उसमें भी यही बताया कि दोनों ओर वलन पड़ जाते हैं और बीच में पठार आ जाता है, बीच में एक समतल मैदान आ जाता है जिसे पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत से हमने हिमालय के निर्माण की व्याख्या कर दी है, जो 100% सही बैठ रही है। और दूसरा आता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसने दिया था, हैरी हेस ने। हैरी हेस महोदय ने क्या बोला था कि ये जो दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों सिद्धांत जो पढ़ा रहा हूँ वो मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें जनरली समझना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना हो तो इन्हें आप ना पढ़े तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें एक जनरल समझ भी होनी चाहिए। हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे दिमाग की धार को तेज करने के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस, तो हैरी हेस ने कहा था कि पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारी प्लेटें स्थित हैं, बहुत सारी चट्टानों की प्लेटें स्थित हैं, चट्टानों की प्लेटें ऐसी स्थित हैं बहुत सारी। एक प्लेट नहीं है, सिर्फ कई सारी प्लेटें स्थित है पृथ्वी के धरातल के नीचे, जो एक दूसरे की ओर अग्रसर हो रही है या फिर एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो कुछ प्लेटें जो होगी वो एक दूसरे की ओर चल रही होगी या फिर एक दूसरे से दूर भाग रही होगी। ये एक दूसरे की ओर चल रही है और ये एक दूसरे की ओर चल रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर मान लेते, ये एक दूसरे से दूर भाग रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है, इसी इनकी गति होती है। तो जो अभिसारी प्लेटें होती हैं पृथ्वी के भीतर, जो अभिसारी प्लेटें होती है, अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं, जो एक दूसरे से दूर भाग रही है। ये वाली भाग रही है इधर, ये वाली भाग रही है इधर। तो जो अभिसारी प्लेटें होती हैं, जब वो एक दूसरे से दूर भागती हैं तो उनके बीच में एक खाली स्थान रह जाता है। जब एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी तो इनके बीच में खाली स्थान आ जाएगा, ये रहा। इस खाली स्थान से पृथ्वी के भीतर का जो लावा रहता है, ये लावा है, इस खाली स्थान से पृथ्वी के भीतर का जो लावा रहता है वह निकलकर बाहर आ जाता है और धरातल पर फैलने लगता है। पृथ्वी का जब लावा बाहर निकलकर धरातल पर आता है तो इससे पृथ्वी की सतह पर वलन पड़ने लग जाते हैं और ऐसे वलन पड़ने लग जाते हैं। जब अंदर से कोई चीज़ पृथ्वी के पृष्ठ पर आने की चेष्टा करेगी तो पृथ्वी के पृष्ठ पर वलन पड़ने लग जाएंगे, पृथ्वी का पृष्ठ ऊपर उठने लग जाएगा, तो जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार से उन्होंने वलित पर्वत के निर्माण की व्याख्या की थी। और हिमालय भी क्या है, वलित पर्वत है, इसीलिए
यह भी माना जाता है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से भी हुआ है, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिद्धांत है वह कोबर का ही भूसन्नति सिद्धांत है। मेन जो सिद्धांत है वह कोबर का ही सिद्धांत है, भूसन्नति का सिद्धांत। तो आगे बढ़ेंगे हम। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत चार श्रेणी आती है हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, ट्रांस हिमा पहला पॉइंट है ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय या दूर का हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है पार का हिमालय बोलते हैं उसे। यह प्रायद्वीपीय भारत से बहुत दूर पड़ता है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत और इससे बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए इसे पार का हिमालय कहते हैं। और दूसरा नंबर पे है वृहद हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कहते हैं। यह जो ट्रांस हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित है, ऐसा यह वृहद हिमालय श्रेणी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और लास्ट नंबर पर आता है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित आता है। तो ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय, ये रहा वृहद हिमालय, ये रहा मध्य हिमालय और ये रहा शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय देखने में भी लग रहा है कि हमें बीच में स्थित है। तो शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा गया और वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा गया। क्यों कि जैसे ही हम गणित में हमने पढ़ा है कि चाप लगाते हैं, उनकी चाप अगर लगाते हैं 1.5 टांगे से, किधर बताऊँ मैं आपको, इधर बताता हूँ थोड़ा इसका। ये 1.5 टांगे की टांग रखी और इसमें है पेंसिल, तो हम ऐसा चाप लगाते हैं। एक चाप लगाया, दूसरा चाप लगाया, तीसरा चाप लगाया, तो इस प्रकार से हम सर्कल बनाते हैं। ये हो गया केंद्र, केंद्र से हम चाप लगा रहे हैं। पहला चाप लगाया, दूसरा चाप लगाया, तीसरा चाप लगाया। ये चाप से अगर हम पूरा सर्कल का निर्माण करें, वृत्त का निर्माण करें, तो इस प्रकार से वृत्त बन जाते हैं। तो ये जो पहला जो चाप लगाया था, यह अगर देखने पर हमें देखें तो अंदर का सर्कल दिख रहा है, अंदर का केंद्र अंदर का वृत्त दिख रहा है। तो इसीलिए जो पहला चाप लगाया था वो क्या था, हमारा वृहद हिमालय। तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, क्योंकि देखने पर चाप के समान दिखता है और यह अंदर की ओर केंद्र, अंदर की ओर वाला सर्कल बना रहा है। यह मध्य हिमालय हो गया। और इसके बाद में शिवालिक श्रेणी जो बहुत दूर दिख रहा है केंद्र से, तो इसका जो केंद्र से बहुत दूर स्थित है ये शिवालिक श्रेणी, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो अब हम अगला जो इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा। हो सकेगा तो मैं एक ही लेक्चर में इसे कवर कर दूँगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हिमालय से संबंधित, इसीलिए इसे मन लगाकर पढ़ना और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना। मैं बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा, अगली बार फिर मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार मैं कह देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब, आपको हर चीज़ लिख कर समझानी पड़ती है, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।